Okay, so today we will start the chapter number 8, how do organism reproduce. ठीक है, इस चैप्टर का हर साल सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है स्टूडेंट्स में. ठीक है, साल के स्टार्टिंग से ही ये चैप्टर को पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं कहीं के बच्चों को तो 9th स्टैंडर्ड से याद आता है कि हाँ नेक्स्ट ईयर ये चैप्टर आने वाला है, ये पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू वाला भी इंटरेस्ट इसमें है, और जो चैप्टर वाइज इंटरेस्ट होना चाहिए वो भी है. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ओके, सो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. अब सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ पर रिप्रोड्यूस में सबसे पहले किसकी बात की गई है? रिप्रोडक्शन की. अब व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ to young ones similar to them. ठीक है, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बर्थ देते हैं. किसको? एक यंग वन को, जो बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता है. देखो, सिमिलर टू देम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन को ही बर्थ देगा, रैट को ही बर्थ देगा, बर्थ करेगा. ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वो है, वो अपने सिमिलरली उसको बर्थ करते हैं जो उनके जैसा. जैसे ह्यूमंस में से कभी आपको हॉर्स, डोंकी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा. मींस आपको सिमिलर ऑर्गेनिज्म ही देखने को मिलेंगे लाइक देम. और ह्यूमंस में तो फिर भी आपको थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलेंगे, बट बाकी सारों में तो आप उनको डिफरेंस भी नहीं कर पाओगे कि ये कैसे डिफरेंस है. ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ओके, नाउ जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, या रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ठीक है, देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप नहीं होते या मैं भी नहीं होता. ठीक है, मींस जनरेशन नहीं आएगी हमारी. एक जो मेन है जनरेशन को आगे ले जाना, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ना, वो कब पॉसिबल है? जब क्या होंगे? हम रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमें इसी की वजह से वेरियस स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं. अलग अलग स्पीसीज भी आपको देखने को मिलेंगे. जैसे अभी भी हमें जो दिख रहा है, इट इज एन वेरियस स्पीसीज, और वो सब आपको किसकी वजह से दिख रहा है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन ही दिख रहा है. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी तो आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा. मेन थिंग तो यही है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या पता, अगर नहीं होता तो हम और आप भी नहीं होते. ओके, देन आफ्टर रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ टाइम नहीं रहती, या जब आपका बर्थ हो वैसे स्टार्ट नहीं होती. ये एक पर्टिकुलर एज पे आके स्टार्ट होती है. ठीक है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन. ठीक है, ये जो सारी प्रोसेस है ये हमारे बाय बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है. ओके, लेकिन जो हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बाय बर्थ स्टार्ट होती नहीं है. वो कब स्टार्ट होती है? एक पर्टिकुलर एज पे आके, और एक पर्टिकुलर एज पे आके वो खत्म ही हो जाती है. प्रीवियस सेंटर में आपने एडल्टसन, प्यूबर्टी पढ़ा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी पढ़े. हमने 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा कि टेस्टिस और ओवरी से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, तब हम फिर रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो पाते हैं. मींस जो रिप्रोडक्शन होता है वो पर्टिकुलरली एक एज पे आके स्टार्ट होता है. ओके, एंड इसी पर्टिकुलर एज से ही आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर एक एज ऐसी भी होती है जहां पर आके आपका रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है. अब इस एज से मतलब इस एज के बाद आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे. सब में थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, तो हार्मोन्स का उनका जिनमें लेट स्टार्ट होती है उनमें लेट तक रहती है, जिनमें अर्ली स्टार्ट हो जाए उनमें अर्ली
फिनिश भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि उनमें अर्ली मतलब जल्दी ही खत्म हो। हर किसी के अंदर रिप्रोडक्शन के आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा किससे रिलेट करता है, हमारे हार्मोन से रिलेट करता है, कि आपके हार्मोन जिस तरीके के होंगे उसी तरीके से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें आपको जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स में डिवाइड होती है, टू टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहले आपको कौन से देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड आपको कौन सी देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। अब देखो रिप्रोडक्शन जो मेन है ना वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, हमने देखा वेरियस स्पीसीज और जनरेशन को आगे ले जाने के लिए। अब इनके अंदर भी आपको दो टाइप देखने को मिल रहे हैं, एक तो असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अ सिंगल पेरेंट मतलब एक ही पेरेंट्स खुद कैपेबल है रिप्रोडक्शन करके नए यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए। अ सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द यंग वन, ठीक है, कि वो अकेला ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ही पेरेंट्स यंग वन को बोर्न कर पा रहा है और उसकी वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या पड़ता है, दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, वो आपस में अपने गैमेट्स को फ्यूज करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से जाके यंग वन प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल पेरेंट्स ही रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या रहते हैं, कैपेबल रहते हैं और वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस अपनी बॉडी में से ही कर पाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे और उन्हीं टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ही मैंने आपको कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। सो देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुना कि जो सिंगल पेरेंट्स यंग वन को बर्थ दे तब हम उसे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, मींस अकेला पेरेंट्स दे सके, ठीक है। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, हम इन चार्ट के थ्रू इनको समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फीजर, ओके ओके। देन आफ्टर सेकंड आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन। थर्ड आपको देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन, ओके। देन आफ्टर फोर्थ आपको देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। एक तरीके से वो देखा जाए तो अलग टाइप का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रखा गया है, ओके ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या देखो मिलता है, फ्यूजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आप कह सकते हो, ये देखने को मिलेगी। अब हम पर्टिकुलरली हर एक प्रोसेस के बारे में डीपली जानने की ट्राई करते हैं। फ्यूजन में आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है बाइनरी फ्यूजन
सेकंड आपको देखने को मिलता है मल्टीपल फ्यूजन। अब देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है बाइनरी मींस दो और मल्टीपल मींस कहीं सारे, ठीक है। ये ज्यादातर आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, लाइक अमीबा, प्लाज्मोडियम और भी कई सारे हैं, उनके अंदर आपको ये स्पेशली फ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलेगी। अमीबा के अंदर आपको बाइनरी और प्लाज्मोडियम के अंदर आपको मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलेगा। कैसे? देखो आप सब जानते हो, हमने चैप्टर नंबर 6 में अमीबा के बारे में पढ़ा कि इट इज एन इरेगुलर इन शेप, ठीक है। वो इरेगुलर इन शेप होता है, यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले इसके सेल्स का डिवीजन होता है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर देन आफ्टर उसकी बॉडी का टू पार्ट में डिवीजन हो जाता है। मींस द पेरेंटल बॉडी गिव बर्थ टू द टू डॉटर सेल्स, ठीक है। उसे दो डॉटर सेल्स को बर्थ दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ बाइनरी फ्यूजन। मतलब जब एक ही अमीबा में से आपको दो अमीबास बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बाइनरी फ्यूजन, इसे कहा जाता है। देखो ये प्रोसेस बहुत लंबी है, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो उतना बस कट हुआ, डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, आगे हायर स्टैंडर्ड में आएगा साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जो आपको देखने को मिला। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और यहाँ पर इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस में से मिलती है? डीएनए में से मिलती है, एमआरएनए, प्रोटीन, फिर उसके बाद आपको पता है एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी के फॉर्म में आती है। इतना डीपली नहीं जाना, बस हमें ये याद रखना है कि ये प्रोसेस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, टू न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलते हैं, फिर बॉडी डिवाइड होती है, फिर हमें टू डॉटर सेल्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको दो डॉटर सेल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इट इज यहाँ पर सिर्फ दो ही बनेंगे, दैट्स व्हाई इसको क्या कहा गया है? बाइनरी फ्यूजन कहा गया है। सेम चीज प्लाज्मोडियम में हम देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर एक जो न्यूक्लियस है उसका मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होता है। सिर्फ जैसे आप माइटोसिस कहते हो ना, ये फ्यूजन प्रोसेस माइटोसिस जैसे ही है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64, 128 जैसे सेल्स बनते हैं, वैसे ही इनके अंदर होता है, बट इसको पर्टिकुलरली माइटोसिस हम नाम नहीं दे सकते। इसके अंदर भी क्या होगा? पहले सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, पर यहाँ पे डिवीजन कंप्लीटली चलता ही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कई सारे आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। इसको oocytes भी कहा जाता है आर्डियस सेटअप में, ऐसे टाइप के डिवीजन के अंदर, तो मतलब जब कई सारे सेल्स अंदर बन जाते हैं, और फिर क्या होगा? ये ब्लास्ट होता है और सारे सेल्स बाहर आ जाते हैं, और फिर वो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक ही में से कई सारे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मल्टीपल फ्यूजन। दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। मींस एक ही ऑर्गेनिज्म में से आपको कई सारे ऑर्गेनिज्म बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक ही सेल का कितने सारे बन गए। सो इट इज नोन एज अ मल्टीपल फ्यूजन, इसे कहा जाता है। ओके, समझ में आया? नाउ सी रीजनरेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनरेशन में। देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि रीजनरेशन मतलब एक ही जनरेशन को रिक्रिएट करना। इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है समहाउ किसी भी तरीके से उसकी बॉडी कट हो जाए, ब्रोकन हो जाए टू पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट अपने अपने तरीके से सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है। मींस अगर इंडिविजुअल की बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, किसी भी तरीके से कट हो गई, ब्रोक हो गई, ब्रोकन हो गई, तो एक जो पार्ट कट होके गया और एक जो दूसरा पार्ट है, दोनों अपने अपने तरीके से नया नया ऑर्गेनिज्म बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको सबसे ज्यादा हाइड्रा और प्लैनेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। किसके अंदर आपको देखने को मिलता है? हाइड्रा और प्लैनेरिया में आपको देखने को मिलेगा कि उनके अंदर आपको रीजनरेशन देखने को मिलती है। कैसे? देखो एक स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ कर रहा हूं,
सपोज करो इट इज एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर उसका सेल है, एक मतलब न्यूक्लियस है, जो भी आपको समझना हो। ओके, देन आप सपोज कर लो कि इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में कट हो गई, 1 2 3। ओके, अब ये बॉडी जो 3 पार्ट्स में कट हुई, ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपने बाकी के जो पार्ट्स उनके जो कट चुके हैं उनको डेवलप कर देगी। मींस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से कंप्लीटली ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब नया ऑर्गेनिज्म आपको 3 बनते हुए देखने मिले, जितने पार्ट्स में बॉडी कट हो। ऐसा नहीं जरूरी है कि 3 2 4 कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं, जितने पार्ट्स में आप बॉडी कट करोगे उतने नए ऑर्गेनिज्म आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा ये अच्छे प्लैनेरिया में देखने को मिलती है, हाइड्रा में बड़ी अच्छे से देखने को मिलती है। हाइड्रा के अंदर दोनों होते हैं, ठीक है, ये भी और वो भी, कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। बट प्लैनेरा के अंदर आपको ये प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी। मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर वो भी आपको एक नई चीज जानने को मिली कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, कई सारे एनिमल्स में होते हैं, कई सारे एनिमल सिंपल पार्ट में कट होके, मतलब 2 पार्ट्स में कट होके 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स और चारों फिर नए तरीके से अपने एक इंडिपेंडेंस लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द रीजनरेशन। ओके, नाउ बडिंग, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। ये आपको सबसे कॉमनली और सबसे अच्छे से किसमें देखने को मिलेगी, हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग प्रोसेस अच्छे से देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, जो हाइड्रा होता है ना, ओके, उसकी बॉडी में किसी एक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर देन आफ्टर ये न्यू ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से एक यंग वन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जब ये एडल्ट बन जाता है ना, जब पेरेंट मतलब जो मदर सेल है, पेरेंटल बॉडी है, उसको लगता है कि अब हाँ ये अलोन सरवाइव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाएगा, तब जाके वो इसकी बॉडी से, पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाता है, अलग होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाने के बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अ हाइड्रा, सॉरी बडिंग, जो आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के किसी एक पार्ट से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, नए ऑर्गेनिज्म की, और वो फुल्ली मतलब सारे न्यूट्रिशन अपने मदर में से ही लेगा, और सारे न्यूट्रिशन ले लेने के बाद, ठीक है, जब मदर सेल को लगता है, मदर बॉडी, पेरेंटल बॉडी को लगता है कि अब हाँ ये ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है, तब जाके वो उसको अपनी बॉडी से क्या कर देती है, अलग कर देती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। ओके, नाउ स्पोर फॉर्मेशन। नाउ सी, नाम से क्लियर हो रहा है, स्पोर्स बनेंगे यहाँ पर, और उनके अंदर, उन्हीं की वजह से आपको न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यह आपको राइजोफस में सबसे अच्छे से देखने को मिलता है। राइजोफस क्या होता है, देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये कुछ यहां पर उनके सर्कुलर राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स जब ये ओपन होते हैं, और ये स्पोर्स हवा की वजह से, सॉइल की वजह से कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे,
और जहां पर ये स्पोर्स गिरेंगे वहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में आप कैसे देखते हो सीड ग्रो करते हैं, सीड डालने में प्लांट ग्रो हो जाता है, कुछ सिमिलरली ऐसे ही देखने को मिलेगा। कई सारे बैक्टीरिया के अंदर, राइजोपस के अंदर आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और जब ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्पोर्स होते हैं तब इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम। और जो ये अंदर छोटे छोटे हैं ये क्या होते हैं? स्पोर्स। ये क्या होता है? ब्लास्ट होता है। और ये जो स्पोर्स है ये जहां पे गिरेंगे वहां से नया, जैसे राइजोफस होगा तो वहां से आपको नया राइजोफस ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। कई सारे फंगी जैसे राइजोफस एंड ल्यूकर के अंदर आपको देखने को ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। फिर कई सारे बैक्टीरियाज, कई सारे प्लांट जैसे फ्रेगना, फ्रेन, ठीक है, इसके अंदर भी आपको यही प्रोसेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर दूसरा कोई प्लांट देखना तो मॉसिस, ठीक है, उनके अंदर बैरोफाइटा होता है ये, उसके अंदर ये दोनों बैरोफाइटा है, दोनों क्या दिखाते हैं? स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस दिखाने का काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई जो ये पूरी प्रोसेस है इसको क्या नाम दिया गया? स्पोर फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली किसी एक स्पोर से ही नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अ स्पोर फॉर्मेशन। ओके, okay, now see vegetative propagation या vegetative reproduction। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना इसमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस नहीं होता, बट हाँ उसके पास में मतलब इनको ऐसा कहा गया है फोर्थ प्लांट, मतलब एक नया ही पार्ट अपने बॉडी में से वो प्रोड्यूस करते हैं और नया ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। रिप्रोड्यूस बाय ब्रिंगिंग द फोर्थ न्यू प्लांट, मतलब आप उसके जरिए से नया प्लांट ग्रो कर सकते हो और उसको क्या नाम दिया गया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आपने पोटैटो देखा है, ठीक है, आपने पोटैटो पे एक चीज देखी होगी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं ब्लैक कलर के। ओके, छोटे होल्स होते हैं जैसे ब्लैक कलर के, आपको परफेक्ट ब्लैक भी नहीं लेकिन आप पोटैटो को आपने क्लियरली ऑब्जर्व किया हो तो उसमें आपको ये छोटे छोटे होल्स देखने को मिलते हैं, व्हिच आर नोन एज द आई। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है। और इन्हीं के ऊपर आपको सेल्स का डेवलपमेंट, मतलब आपने कभी भी पोटैटो बाय किया तो कई साल में आपको उन पे लीव्स बनी हुई देखने को मिलती है। ओके, ऐसे लीव्स बन जाती है जिसे क्या कहा जाता है? आई बग कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें स्टेल्स ऑफ लीव्स कहा जाता है। आपको कई सारे पोटैटोस में देखने को मिलेंगे कि ऐसी आपको उनके आई के ऊपर छोटी छोटी लीव्स जैसा स्ट्रक्चर ग्रो होते हुए देखने को मिलता है, which is known as a, इसी टाइप के हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। यहाँ पर हमें न्यू इंडिविजुअल नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल है उसकी आपको ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी, जिससे फिर वही सेल को हम आगे जनरेशन के लिए अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द पोटैटो। ओके, देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिलेगा? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स इन कैरेट, स्वीट पोटैटो। थर्ड एग्जांपल लेना होगा रेडिश, गाजर मूली आपने देखी है, ठीक है, कि उनके ऊपर क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होता है वो जमीन के नीचे ही होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको क्या देखने को मिलती है? एक्स्ट्रा ग्रोथ, विच इज नॉट यूजफुल। लीव्स देखने को मिल जाएंगी आपको डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, पर आपको पता है कि वो यूजफुल नहीं होती। हम कई बार उसको निकाल भी लेते हैं खाने से पहले, ठीक है, लेकिन वो क्या करती है? जो अंदर की सेल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कराने में मदद करती है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन, क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। क्योंकि रूट्स का मॉडिफिकेशन हुआ तभी क्या बनी? कैरेट बनी। और किस वजह से? इसी ऊपर वाले वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से। स्वीट पोटैटो में भी आपने देखा होगा, मीठे आलू में, ठीक है, जो उनके अंदर क्या होता है? जो स्वीट पोटैटो होता है वो भले इरेगुलर इन शेप होता है पर उसके सराउंडिंग आपको कई सारा रूट्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।
यहाँ पर क्या होता है, रूट्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है कि रूट्स कहीं ज्यादा ग्रो हो गए और इसी की वजह से जो अंदर जो सबसे मतलब अंदर का जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है उसको कहीं ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छे से होते हुए देखने को मिलती है। फिर आपने रेडिश में भी देखा होगा, ऊपर पूरी पूरी ग्रीन लीव्स होती हैं और नीचे व्हाइट कलर की पूरी रेडिश होती है। सो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स इन कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड रेडिश आपको देखने को मिलेगा। ओके सी, क्या गिवन है? इसके बाद आपको एक थियरी गिवन है राइजोम्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, जिंजर एंड टर्मरिक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब जिंजर के अंदर का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है, राइजोम्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखो जिंजर देखी होगी, अदरक, आप उसका देखते हो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, वो पूरी इरेगुलर इन शेप बनेगी। बट अगर आप उसको गौर से देखोगे ना तो उसके ऊपर आपको ऐसी लाइनिंग देखने को मिलती है। जो भी उसका इरेगुलर पार्ट है उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलती है, लाइनिंग देखने को मिलती है और उसी लाइनिंग को क्या कहा जाता है, राइजोम्स कहा जाता है। ये अंडरग्राउंड जो ग्रोथ प्लांट ग्रो होने वाले हैं उनके ऊपर देखने को मिलती है और इसी के ऊपर से क्या होता है, पूरा लीव्स और स्टीम का स्ट्रक्चर ग्रो होता है। ठीक है, ऐसा पूरा आपको लीव्स का पूरा स्ट्रक्चर ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। कई बार पूरे राइजोइड में देखने को मिलता है, कई बार किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि लीव्स ग्रो होते हुए आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सो दिस विल शो द राइजोम्स ऑफ द जिंजर एंड जो टर्मरिक मतलब हल्दी के प्लांट्स होते हैं। हल्दी का प्लांट आपने कम देखा होगा पर जिंजर में आपको बहुत इजीली देखने को मिलेगा कि उनके अंदर ऐसा होता है। देन आफ्टर आपको फोर्थ प्रोसेस दी हुई है, लीफ ऑफ बैरोफाइटिक प्लांट्स या बैरोफाइट्स। ठीक है, ये वन है, उसमें क्या होता है, जो बैरोफाइट प्लांट्स की लीव्स होती है ना, ठीक है, उनके लीव्स के ऊपर से ही दूसरी रूट्स या दूसरे मतलब लीव जैसा स्ट्रक्चर, कई बार क्या होगा ऐसी रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, कई बार क्या होगा इसी के बेस पे एक छोटी सी स्टीम निकलेगी और लीव्स की ग्रोइंग होते हुए देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ, ठीक है। सो इट विल शो दैट कि लीव्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रही है, मतलब अपने ही सेल्स का क्या कर रही है, डेवलपमेंट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। सो राइजोम्स इन जिंजर एंड टर्मरिक एंड लीव्स ऑफ बैरोफाइटिक। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक ऐसा टाइम आया था जब हमें नए नए प्लांट्स ग्रो करने थे, तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टार्ट किया नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। कैसे देखते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियली मतलब क्या, यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई किया था, मैंस ने ट्राई किया था, ह्यूमन बींग्स ने, कि नए प्लांट को अपने तरीके से हम ग्रो करें। इसमें प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कटिंग, लेइंग एंड क्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में 3 ही गिवन है, कटिंग, लेइंग और क्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी एक पार्ट को आप कट करके, जैसे सपोज मैंने ये पार्ट कट कर दिया, इसको फिर मैं ग्रो करूं तो इसी से पूरा ऊपर क्या ग्रो होगा, नया प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, मींस हम अपने तरीके से वो प्लांट के पार्ट को कट करें, उसको ग्रो करें, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, कटिंग नाम दिया गया, कि आप उसको कट करके न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कर सकते हो। देन आफ्टर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस इज लेयरिंग। ठीक है, ये प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्लांट है ना उसकी ब्रांच को
ठीक है। जैसे सपोज यहाँ की जो ब्रांच है उसको खींच के मतलब सपोज कर लो कि ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ से क्या किया जाएगा अंडरग्राउंड उसको ले जाया जाएगा और यहाँ पे, और यहाँ से आपको नया प्लांट ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, मींस इट इज कॉल्ड अ लेयरिंग, कि उसकी ब्रांच को ज्यादा ग्रो कर दिया जाएगा इनसाइड द सॉइल से, फिर उसको यहाँ पर आपको रूट्स भी देखने को मिल जाएंगी जैसे ये प्लांट्स की होगी। ठीक है, वैसे ही फिर आपको एक न्यू पूरा प्लांट ग्रो होते हुए और यहाँ से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और इसी को क्या कहा जाता है, लेयरिंग कहा जाता है। देन आफ्टर थर्ड आपको देखने को मिलेगी ग्राफ्टिंग। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना ये होगी या नहीं होगी ये टाइम पे डिपेंड करता है और दोनों प्लांट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं शादी करवानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के मिनरल्स, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक प्लांट का शूट पार्ट और एक प्लांट का रूट पार्ट, मतलब एक प्लांट की आपको स्टीम लो और दूसरे प्लांट के साथ उसको बाइंड कर दो। जैसे सपोज कर लो ये दो प्लांट है, स्टीम ही है, समझ लो उनके पास ज्यादा लीव्स में नहीं जाते, रूट्स है। अब हमने क्या किया, ये प्लांट की स्टीम कट कर दी और दूसरा प्लांट भी है हमारे पास, जितनी हमने इसकी स्टीम कट की उतनी इसकी कट करके ये स्टीम को यहां पे लगा दो और इन दोनों को टाइटली बांध दो। ठीक है, अगर न्यू प्लांट ग्रो हो जाए सो इट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग, अगर नहीं होता तो प्रोसेस अनसक्सेसफुल आपको देखने को मिलेगी। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ होता है जैसे हम फ्लावर्स में करवाते हैं या हमारे आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा कि दो एनिमल्स के गैमेट्स को फ्यूज करा के नया प्रोड्यूस करने की ट्राई की जाती है, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि उसका शूट पार्ट और उसका रूट वाला पोर्शन को हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ बाइंड कर देंगे और उन दोनों को कवर टाइटली उनको बांध देंगे। फिर अगर न्यू प्लांट ग्रो, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर वो प्लांट के लिए था उसके लिए उतना वही होना चाहिए, उसको जितना वाटर चाहिए उतना उसको भी होना चाहिए, मतलब कुछ कंडीशंस को फेवरेबल रख के देखा जाएगा और फिर इसको ग्राफ्टिंग को परफॉर्म करवाया जाएगा। देखो फोर्थ आपको प्रोसेस गिवन है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मतलब जो लेयरिंग प्रोसेस है वही एयर में आपको देखने को मिलेगी, हवा में। मतलब जो प्लांट्स फुल्ली ब्रांच तक ग्रो हो चुके होते हैं, सर्टेन हाइट तक पहुंच चुके होते हैं, उनके अंदर फिर ऐसी प्रोसेस करवाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, एयर लेयरिंग कहा जाता है। वहां पर अंदर ध्यान रखने के लिए क्या लगा दी जाती है, टूथपिक लगा दी जाती है ताकि वो ब्रांच में दूसरी ब्रांचेस बनाई है अपनी ब्रांच से वो देखने के लिए वहां पर क्या फिक्स कर देते हैं, टूथपिक। आप कुछ भी रख सकते हो, निशानी मतलब छोड़ देते हैं कि हाँ ये यहाँ तक ग्रो हुआ है। अब फिर थोड़े दिनों बाद जाके देखेंगे कि लेयरिंग प्रोसेस परफॉर्म हुई है या नहीं, तो फिर आपको वो ऐसे देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा आपको ग्राफ्टिंग देखने को मिलती है, ग्राफ्टिंग से एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। सो दैट्स व्हाई ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको यूनिक है, जो आपको देखने को मिलती है कई सारे प्लांट्स में और कई सारे फ्रूट्स में। सो इट इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने क्या देखा, पहले तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन से क्या देखने को मिलता है कि न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है, यंग वन प्रोड्यूस होते हैं सिमिलर टू देन। फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, एक सर्टेन एज में स्टार्ट होता है और एक सर्टेन एज तक आते आते वो खत्म हो जाता है। रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स से होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट्स ही कैपेबल होता है यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फ्यूजन देखने को मिला, फ्यूजन में बाइनरी और मल्टीपल जिसमें आपको अमीबा और प्लाज्मोडियम देखने को मिला। देन आपका रीजनरेशन, मतलब जब बॉडी कई सारे प्लांट्स में कट हो जाए, किसी भी तरीके से ब्रोकन हो जाए, कट्स हो जाए, फिर वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी, सो वो रीजनरेशन। फिर आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला जैसे स्पायरोगेरा एल्गी में, कि मतलब उनके पार्ट्स फिलामेंटस में कट हो जाते हैं, फिलामेंटस टाइप के उनके जो स्ट्रक्चर होता है, इसलिए फिर उनमें आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिलेगी, बडिंग देखने को मिलेगी। बडिंग आपने सबसे अच्छा हाइड्रा में देखा कि पेरेंटल बॉडी के साथ यंग वन जब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता और जब तक पेरेंटल बॉडी को नहीं लगता कि हाँ वो अपनी लाइफ अकेले सर्वाइव कर सकता है, तब तक वो उसको अपने साथ ही ज्वाइन रखते हुए आपको
देखने को मिलेगी। देन आफ्टर स्पोर फॉर्मेशन ये आपको बैक्टीरिया, फंगी, बैरोफाइटा प्लांट्स लाइक फेरेन एंड मोसिस में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और वो जहाँ पर गिरते हैं वहां से नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पर वो स्पोर्स होते हैं उसको स्पाइरोगैरा कहा जाता है। देन आफ्टर वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले ट्यूबर इन प्लांट, मतलब जो ट्यूबर होते हैं जो आपको पोटैटो में देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको नया प्लांट, मतलब प्लांट तो नहीं बट सेल्स की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हमने रूट्स मॉडिफिकेशन देखा, किसका, जिंजर का एंड कैरेट का, रेडिश का, कि रूट्स मॉडिफाई होके पूरा एक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे क्या कहा गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहा गया है, कि न्यू इंडिविजुअल वहीं हमें देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हमने राइजोइड्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक में देखा कि जहां पर उनकी लाइनिंग, उन लाइनिंग को नोड्स भी कहा जाता है, ओके, उनसे एक नया पूरा प्लांट ग्रो करने की ट्राई की जाती है, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिलेगा, लीव्स ऑफ बैरोफाइट प्लांट्स, कि बैरोफाइट प्लांट्स की लीव्स पे आपको रूट्स या छोटी छोटी लीव्स का मॉडिफिकेशन होते हुए देखने को मिलेगा। और इसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखते हुए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी स्टार्ट हुआ। ह्यूमन बीइंग्स ने अपने तरीके से स्टार्ट किया, जिसमें आपको कटिंग, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट को कट करके अगर आप ग्रो करो और वो ग्रो हो जाए तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कटिंग, लेयरिंग, कि उन दोनों प्लांट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, मतलब एक प्लांट से कनेक्ट करके दूसरे प्लांट को अगर न्यूट्रिशन दिए जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबल है। ग्राफ्टिंग, उसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर प्लांट की स्टीम और पर्टिकुलर प्लांट की रूट्स को लेके साथ में उनको बाइंड कर दो और उनको ग्रो करने के लिए छोड़ दो, तो अगर वो ग्रो हो जाते हैं तो आपका ग्राफ्टिंग सक्सेसफुली देखने को मिलेगा। और फोर्थ हमने देखा एयर लेयरिंग, हवा में, मतलब जो प्लांट एक सर्टेन हाइट तक ग्रो हो गया हो, उनकी ब्रांच से हम लेयरिंग करवानी हो तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इट इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले हम फ्लावर्स के अंदर देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ में आया?